हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका साई क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम यूजीसी नेट पीवाईक्यूज की सीरीज देख रहे हैं, जिसमें हमने 2012 से लेकर 2025 तक के पीवाईक्यूज के बारे में बात करना है। इसमें हम अब तक 2 लेक्चर देख चुके हैं। आइए हम चलते हैं हमारे तीसरे लेक्चर की ओर। तीसरे लेक्चर में हम मुख्य रूप से बात करेंगे 2013 में आए हुए पीवाईक्यूज के बारे में। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहले क्वेश्चन में हमारे को कुछ स्थल दिए गए हैं और साथ ही में उनके बारे में क्या दी गई है, कुछ जानकारी भी दी गई है। क्लियर है बात? तो बागोर दिया गया है। बागोर कहां पर पड़ता है? आपका राजस्थान में पड़ता है। तो ए का हमारा जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? थर्ड। राजस्थान का मध्य पाषाणकालिक स्थल है। और जैसे ही हमारा ए का थर्ड मिलता है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ए के थर्ड। तो बी हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। ब्रह्मगिरी, और भी ऑप्शन देख लेते हैं। ब्रह्मगिरी बी का सेकंड ऑप्शन हमारा कर्नाटक का महापाषाणकालिक स्थल है। फिर उसके बाद माहेश्वर। माहेश्वर तो आपको पता ही होगा। महेश्वर बोलो या माहेश्वर बोलो, क्या हो जाएगा? सी का फर्स्ट मध्य प्रदेश का ताम्र पाषाणकालिक स्थल। अगर देखा जाए तो वो स्थल वैसे कौन सा है? नौदा टोली जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, नौदा टोली, एच डी साकलिया नाम याद हो तो। टेक्कल कोटा क्या है? कर्नाटक का नव पाषाणकालिक स्थल है। क्लियर है? तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है? किस आद्य ऐतिहासिक स्थल में कच्चे रेशम के धागे मिले? ठीक है, कच्चे रेशम के धागे हमें कहां से प्राप्त हो रहे हैं? तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या है? इनाम गांव। इनाम गांव से हमें कच्चे रेशम के धागे मिले। ठीक है, ताम्र पाषाणकालिक स्थल है ये, अगर देखा जाए तो। फिर उसके बाद नौदा टोली जो मैंने आपको भी बताया, ये आपका कहां पर पड़ता है? महेश्वर। ठीक है, अहाड़ आपका कहां पर पड़ता है? राजस्थान में। नेवासा, नेवासा आपका कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। और इनाम गांव भी कहां पर है? महाराष्ट्र में ही है। और ये कैसे स्थल है सारे? बताओ। ताम्र पाषाण के। ताम्र पाषाण का मतलब क्या होता है? तांबा और पत्थर दोनों का प्रयोग होता था इस युग में। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमें क्या बताता है? कुछ आपको कूट दिए गए और ये बताया गया है कि अ, कौन सा व्यक्ति कब आया। निम्नलिखित भारतीय विद्याशास्त्रियों के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, कौन का है? अब ये देखो, थोड़ा सा ये इस तरह के क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, बिल्कुल नॉलेजेबल क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आपको पता है तो पता है, नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर देखा जाए तो विलियम जोन्स भारत में सबसे पहले आया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा हो जाता है। तो ए और सी हमारे करेक्ट हो जाते हैं। ए और सी में हमारे पास 2 ऑप्शन हो जाते हैं, 2 में। फिर उसके बाद हम देखते हैं विलियम जोन्स के बाद जो आने वाला व्यक्ति था वो कौन था? जेम्स फर्ग्यूसन था। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ए के बाद 4। एलेक्जेंडर कनिंगम सबसे लास्ट में आया था। अगर देखा जाए तो 1873 में तो इसने क्या करी थी? भरूच स्तूप की खोज करी थी। ठीक है, 1861 में एएसआई की स्थापना एलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, एएसआई का संस्थापक यानी फादर ऑफ एएसआई बोला जाता है। सबसे लास्ट में थे विलियम जोन्स, उससे पहले थे। ठीक है, फिर बीच में एलेक्जेंडर के पहले कौन आए थे? जेम्स बर्गेस आए थे। एक क्रम थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, कौन सा व्यक्ति कब आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? फिर से वही मेज द फॉलोइंग दी गई है। कौन सी किताब किसके द्वारा लिखी गई है? देखा जाए तो अलेक्जेंडर कनिंगम ने लिखी द स्तूप ऑफ भरूच। मैंने आपको बताया ना, भरूच स्तूप की खोज करी थी 1873 में। तो ये किताब भी किसके द्वारा लिखी गई है? अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा लिखी गई। तो सी का ऑप्शन नंबर 2। तो सी का 2 किस में दिख रहा है आपको? ए के ऑप्शन में दिख रहा है। तो ए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और भी किताब देख लेते। विलियम जोन्स के द्वारा कौन सी लिखी गई है? एशियाटिक रिसर्च लिखी गई है। ठीक है, वही जो 4 व्यक्ति थे, उन्हीं 4 व्यक्ति की किताबों के भी नाम दे दिए गए। ठीक है, फिर उसके बाद बी का ऑप्शन जेम्स फर्ग्यूसन। जेम्स फर्ग्यूसन के द्वारा जो किताब लिखी गई कौन सा था? आर्कियोलॉजी ऑफ द इंडिया। और जेम्स बर्गेस ने जो किताब लिखी वो कौन सा है आपका? बताओ। डी का फर्स्ट, इंडियन एंटिक्वेरी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? हाँ, कुछ प्राचीन नदियों के नाम पूछे गए। ठीक है, कौन सी नदियां हैं जिनके नाम है? तो सबसे पहला ऑप्शन कौन सा है? विपासा। विपासा कौन सी नदी को कहा जाता था? व्यास नदी को। पुरुषणी, पुरुषणी कौन सी नदी है? रावी नदी। दसराग युद्ध याद हो तो, रावी नदी के तट पर क्या लड़ा गया था? दशराग युद्ध। क्लियर है? रावी नदी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, प्राचीन समय में वैदिक काल में पुरुषणी नदी या फिर परुषणी नदी बोलते थे रावी को। फिर वितस्तता किसको बोलते थे? झेलम और वितस्तता का युद्ध, हाइड स्पीच का युद्ध। और समुद्री किसका नाम था? सतलज का नाम था। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ जाएगा। डी का फोर्थ हो रहा है। तो डी का फोर्थ किस में ऑप्शन में? ई के ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया गया है? एशिया माइनर के भोगाज को अभिलेख में निम्नलिखित वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया। कौन कौन से देवता आए थे? अगर याद हो तो सबसे प्राचीनतम अभिलेख, विश्व में मिलने वाला सबसे प्राचीनतम अभिलेख आपका कौन सा है? एशिया माइनर का भोगाज कोई अभिलेख।
ठीक है, तुर्की में मिलता है ये। और यहाँ पर जिन देवताओं के नाम लिखे वैदिक देवताओं के, कौन कौन से, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, ये 4 देवताओं के नाम मिलते हैं। ठीक है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। क्लियर है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है, 10 राजाओं को पराजित करा था। याद करो, दशराग युद्ध, कौन सा युद्ध की बात कर रहा हूं मैं, दशराग्य युद्ध। अभी बात हुई थी, कौन से मंडल में इसका जिक्र है बताओ, 7वें मंडल में, 7वें मंडल में इसका जिक्र है। कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था, पुरुषणी नदी, पुरुषणी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। अब लड़ने वाले जो व्यक्ति थे दशराग युद्ध कौन थे, सुदास और 10 राजा। ठीक है, सुदास और 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया था। तो 10 राजाओं को पराजित किया था, किस जन से संबंध थे, जो 10 राजा पराजित हुए थे कौन से जन से संबंधित है, त्रित्सु जन से संबंधित है। क्लियर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, त्रित्सु जन। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुछ कथन दिए गए है ना, कथनों को और कारण दिया गया है आर। कथन क्या बोलता है, यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस सूचित करता है कि भारत पारसिक साम्राज्य का 20वां प्रांत था और वहां से उसे क्या प्राप्त होते थे, टैलेंट प्राप्त होता था, मतलब समृद्धि के बारे में बताया गया है, भारत के बारे में जिक्र करा है हेरोडोटस ने। ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। सिकंदर ने 326-27 में आक्रमण, 27 बीसी में आक्रमण करके क्या कर दिया, पारसिक प्रभाव को लुप्त हो चुका था, समस्त पारसिक प्रभाव। ये इस तरीके के वर्ड पकड़ना, कीवर्ड्स, यूपीएससी इस तरीके के कीवर्ड्स देते था जिसे आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो समस्त रूप से तो खत्म नहीं करा था, लेकिन हाँ पराजित जरूर करा था सिकंदर ने। क्लियर है, तो समस्त वर्ड से आप ये देख सकते हो कि आर तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है, और इन दोनों का संबंध कुछ है नहीं। क्लियर है यहाँ तक बात। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है हमारा, भगवापी क्षत्रियो अहमपी क्षत्रियो। ये वर्ड बोला गया है किसके द्वारा, कौन से क्षत्रिय ने बोला है कि भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे और मैं भी क्षत्रिय हूँ। ये बात बोलने वाला व्यक्ति कौन है, ये बात किसने बोली, फेमस स्टेटमेंट अजात शत्रु के द्वारा बोला गया कि भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय और मैं भी एक क्षत्रिय हूँ। फिर चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस शासकों ने संचित धन संगम में कवि व नंद वंश का उल्लेख किया गया। ठीक है, देखो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, कौन से कवि की बात कर रही है ना। तो यहाँ पर पूछा गया है, सीधा सा क्वेश्चन का मतलब यह है कि कौन से कवि ने नंद वंश के शासकों का उल्लेख करा है। तो एक कवि थे जिनका नाम था मामूलनर। इन्होंने नंद वंश के शासक घराना के बारे में बताया था कि इसने ये धन छुपा रखा है, इस बारे में जिक्र कर रखा है किसने, मामूलनर ने। जैसे पर्णन ने भी बता रखा है नंद वंश के बारे में, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक आंसर क्या हो जाएगा, मामूलनर। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। फिर आपके सामने हमारा क्या बोल रहा है कि सन्निधाता कौन होता था, कोषागार का स्वामी होता था। समाहर्ता क्या करता था, समाहर्ता जो काम करता था, समाहर्ता के बारे में क्या जानकारी है कि ये क्या करता था, कर संग्रह का स्वामी होता था, कर संग्रह का स्वामी होता था, ये आएगा इसका ऑप्शन। और वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष कौन होता था, प्रणयाध्यक्ष। और अंतर्वंशिक कौन होते थे, रनिवास का रक्षक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात। ठीक है, यहाँ पर ये जो सूची है ना, ये मौर्य काल से संबंधित है, मौर्य काल के प्रमुख अधिकारियों के नाम है और उनके कार्य है, तो ये आपको डिटेल में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बताया गया है कि कौन सा किस भगवान को मानता था। ऐसा ही है क्या कुछ, नहीं, यहाँ पर दिया गया है कौन सा शासक किस से संबंधित व्यक्ति, उससे संबंधित व्यक्ति के बारे में बताया गया। बिंबिसार, बिंबिसार के दरबार में कौन आया था बताओ, डायमेकस आया था, नहीं, बिंदुसार के दरबार में आया था, ये बात ध्यान रखना। बिंदुसार के दरबार में आने वाला व्यक्ति कौन था, डायमेकस था। बिंबिसार, बिंबिसार के समय तो जीवक था। ठीक है, अजातशत्रु के समय कौन था, वश्यकार। और गोंदोफर्निस के समय कौन आए थे, सेंट थॉमस आए थे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 12, ऑप्शन नंबर 12 का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताओ, ए का थर्ड। तो ए का थर्ड तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बी का फर्स्ट हो गया, सी का फोर्थ हो जाएगा और डी का सेकंड हो जाएगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं हमारे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, 200 से लेकर 300 एडी के मध्य की अवधि में एक विशेषता विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई। ठीक है, इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, 200 बीसी से 300 एडी के मध्य विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई थी। उसके कारण में क्या क्या सहायक सिद्ध हुए, भारत राजनीतिक दृष्टि से एक हो गया, पहला पॉइंट। मौर्य शासकों ने विभिन्न सड़कों का निर्माण करके समान प्रशासनिक व्यवस्था लागू करके व्यापार उन्नति करी। फिर उसके बाद क्या है, इंडो यूनानी शासकों ने पश्चिमी एशिया और भूमध्य सागरीय देशों से घनिष्ठ संपर्क स्थापित करने में सहयोग दिया। यहाँ पर पूछा है कौन सा सहायक नहीं है। ठीक है, शक पहला कुषाण शासकों ने मध्य एशिया से घनिष्ठ संपर्क स्थापित करा। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ये बात गलत। मतलब हमारा जो ऑप्शन अगर देखा जाए तो ये वाला काम नहीं हुआ था, तो हमारा ऑप्शन क्योंकि सही नहीं पूछा है ना, ये सही नहीं है। राजनीतिक रूप से एक नहीं हुआ था, कई सारे अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था। उस समय धीरे धीरे मौर्य एस्टैब्लिशमेंट हो रहा था। क्लियर है यहाँ तक बात।
चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, कुछ प्राचीन स्मारक दिए गए हैं और उनकी विशेषताएं दी गई है ना। यहाँ पर क्या बात की गई है, सांची स्तूप। तो सांची स्तूप में क्या मिलता है आपको बताओ, सारीपुत्र और महामोदग्लायन के अस्थि अवशेष मिलते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो ए का हमारा थर्ड हो जाता है। जैसे ही ए का थर्ड होता है हमारे पास कौन से ऑप्शन बचते हैं, ये हमारा एलिमिनेट और ये हमारा एलिमिनेट हो जाता है। तो ए या सी में से आंसर हो सकता है बी, नालंदा। नालंदा क्या है बताओ, सबसे ऊंचा बौद्ध स्मारक, अभी बात करी कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया, ठीक है, बख्तियार खिलजी ने नष्ट करा। चलो बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, बी का फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, बी का फर्स्ट ये हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। जुनार, जुनार में क्या है बताओ, वर्तुल विन्यास का चैत्य ग्रह है। और एलोरा, एलोरा क्या है, हिंदू बौद्ध और जैन धर्मों से संबंधित प्रतिनिधि। मतलब एलोरा की गुफाओं में हिंदू धर्म से संबंधित भी है, जैन धर्म से भी है और बौद्ध धर्म से भी है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि सिक्कों के बारे में बताया गया, हाँ, कि कुमार गुप्त के सिक्कों पर क्या मिलता है, कनिष्क के सिक्कों पर क्या मिलता है, अगेथोक्लीज के सिक्कों पर क्या मिला है, और छत्रप राजगुल के सिक्कों पर कौन सा मिलता है, यहाँ पर ये बात करी गई है। तो अगर मैं बात करूँ आपसे, है ना, तो ये नीचे के जो 3 ऑप्शन है ये सही है। कुमार गुप्त का चक्र पुरुष ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। थोड़ा सा जानकारी इस हिसाब से ध्यान रखना, कुमार गुप्त के सिक्के अलग टाइप के थे, कुछ उन्हें चक्र पुरुष के बात नहीं कही गई है। बाकी ये सही है, ये सही है और ये सही है। चलो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिए गए, कुछ प्राचीन नगर दिए गए और उनके आधुनिक प्रतिनिधि दिए गए। मतलब उनका नया आज का समय में लेटेस्ट नाम क्या है। तो दसपुर, दसपुर के बारे में तो सबको पता ही होगा, मंदसौर अभिलेख। दार समुद्रम, दार समुद्रम किसको बोला जाता है, हेलेबेडी को बोला जाता है। मध्यमिका, मध्यमिका क्या आएगा बताओ। जैसे अब ये 2 ही ऑप्शन हो गए, तो ए का सेकंड, ए का सेकंड इसमें आ रहा है और बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट, तो ए का सेकंड और बी का फर्स्ट। सी का थर्ड, मध्यमिका किसको बोला गया बताओ, सी का थर्ड किसका हो जाएगा, नगरी। और समापक किसका नाम है, जोगड़। क्लियर है। तो यहां तक आपको बात क्लियर है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 तक। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बताया गया, निम्नलिखित में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी। धर्म महाराज की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कौन था, और उसने क्या करा था, अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। तो ये व्यक्ति कौन था, प्रवरसेन प्रथम, है ना। अश्वमेध यज्ञ करवाने की बात आए तो किसका नाम आ जाएगा आपका, प्रवरसेन प्रथम। वैसे समुद्रगुप्त ने भी करवाया था, लेकिन यहाँ पर जो बताया गया धर्म महाराज की उपाधि के बारे में। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमें क्या बताता है, तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ हुई थी। तमिल कवि अगर बात करूँ, संगम कितने हुए थे, 3 संगम हुए थे मुख्य रूप से, है ना। तो कहाँ पर हुए थे, मथुरा में हुआ था। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, शैलेंद्र नरेश श्री बालपुत्र द्वारा नालंदा में निर्मित एक विहार के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने 5 ग्राम दान में दिए थे। ठीक है, तो ये किसकी बात हो रही है यहाँ पर, यहाँ पर जो बात हो रही है किसकी हो रही है, देवपाल की बात हो रही है। ठीक है, देवपाल उस समय शासक था पाल वंश का, उसने शैलेंद्र नरेश श्री बालपुत्र को नालंदा में कुछ विहार दान में दिए थे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अरब लेखकों ने दक्षिण में किस राजवंश की गणना संसार के 4 सार्वभौम शासकों में की गई, संसार के 4 सार्वभौम शासकों में की गई है। तो अरबों के द्वारा जो लेखक लिखे गए, अरबों के द्वारा जो लेखक थे वो उन्होंने मान्यखेट के राष्ट्रकूट को क्या बताया गया है, उनके 4 सार्वभौम शासकों का वर्णन किया है अरब लेखकों ने। आपके सुलेमान वगैरह ये लोग हो जाएंगे, अलमसूदी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राजशेखर के द्वारा विशाल भंजिका लिखी गई है, हाँ। श्रीहर्ष के द्वारा नेषधीय चरित्र लिखी गई है। महेंद्र वर्मन के द्वारा मत्तविलास प्रवचन लिखा गया है, मत्तविलास प्रहसन लिखा गया है। और कविराज मार्ग किसके द्वारा लिखी गई है, अमोघ वर्ष के द्वारा लिखी गई है। ये बात ध्यान रखना, महेंद्र वर्मन के द्वारा मत्तविलास प्रवचन लिखा गया है और कविराज मार्ग किसके द्वारा लिखा गया है, अमोघ वर्ष के द्वारा लिखा गया है। क्लियर है। चलते क्वेश्चन नंबर 22 के तहत। यहाँ पर 2 कथन दिए गए, पूर्व मध्यकाल में क्षेत्रीय राजनीति के उदय के साथ साथ दरबारी कवियों के राजाओं की जीवनी लिखने का कला प्रारंभ हुई। संध्याकर नंदी की रामचरित श्लेष शैली में लिखा गया है, जिसमें महाकाव्य के नायक राम की कथा के अतिरिक्त पाल नरेश रामपाल का भी विवरण है। बताओ क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो मध्यकाल से अगर देखा जाए तो दरबार में कवियों के द्वारा जीवनी लिखना की प्रथा प्रारंभ हो गई थी, और उसी में एक संध्याकर नंदी उन्होंने लिखी थी क्या, रामचरित। ठीक है, जिसमें भगवान राम के समान बताया राजा रामपाल को, है ना। तो ए और आर दोनों सही है, और ए की सही व्याख्या कौन कर रहा है, आर कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
चलते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 23 में भी फिर वही दो कथन है। अभिकथन क्या बोलता है? दिल्ली सुल्तान ने अपनी सैन्य शक्ति के लिए भारत के बड़े भाग को समर्पित किया। दिल्ली सल्तनत की मुख्य विशेषता यह थी कि उन्होंने इस्लाम और कुछ आदिवासी संबंध स्थापित करके सैनिक अभिजात वर्ग को अपनी सैनिक शक्ति का आधार बनाया। बताइए क्या होगा इसका आंसर? देखो, अपनी सैन्य शक्ति से भारत के बड़े भाग पर तो कब्जा नहीं कर लिया था, ठीक है, सबका वंश उत्तर भारत तक ही सीमित रह गया था, तो पहला तो ए गलत होता है मेरा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताओ, ए गलत हो गया तो आर क्या हो जाएगा? सही। ये बात तो सही है कि उन्होंने इस्लाम और कुछ आदिवासी संबंध स्थापित करने के लिए अभिजात वर्ग को अपने सैनिक शक्ति का आधार बनाया था। तुगलक वंश में ऐसा हुआ था, खिलजी ने भी किया था। तुर्कान चहलगानी का उल्लेख कौन सी किताब में मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तुर्कान चहलगानी का के बारे में तो सभी जानते होंगे। तुर्कान चहलगानी बनाया किसने था? पहले तो ये बताओ। इल्तुतमिश के द्वारा। इसी को हम क्या बोलते थे? चालीसा दल भी बोलते थे। 40 लोगों का दल था और इसको नष्ट करने वाला कौन था? बलबन था। बलबन ने इसे क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। और बनाया किसने था? आपका इल्तुतमिश ने बनाया था। तो इसका जो जिक्र मिलता है फुतूह सलातीन में मिलता है। फुतूह सलातीन किताब के द्वारा में मिलता है किसका जिक्र? आपके चालीसा दल का। किस मंगोल सेनापति को अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? अलाउद्दीन खिलजी को हराने वाला व्यक्ति कौन था? तर्गी, ठीक है। तर्गी का नाम इंपॉर्टेंट याद रखना। तर्गी ने दिल्ली को घेर रखा था और कई दिनों तक अलाउद्दीन खिलजी को छुप के रहना पड़ा था। कुछ इतिहासकार इसको हार मानते हैं, ठीक है। तो टोटल आज हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए, जो क्वेश्चन आए हुए पैटर्न आपको दिमाग में रखना है कि किस तरीके से टेबल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से अभिकथन के क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा आपको उसमें डीप नहीं जाना है, बस एक सिंपल सा आपको आइडिया लगा के रखना है कि हाँ ये क्वेश्चन है और इसका आंसर इस तरीके से देना है ना। कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली भी है, कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन पे भी है। ज़्यादा हमको लंबा नहीं जाना रहता है, खूब डीप में जाके कोई मतलब नहीं है। पैटर्न पता होना चाहिए, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं माइंड सेटअप में, ये दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए क्लियरली। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे 25 क्वेश्चंस जो रहे और आगे भी इसी तरह ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। हो सकता है इसके लेक्चर थोड़े से भले ही लेट आए, लेकिन ये सीरीज इसी तरह जारी रहेगी। तो आप बने रहिए हमारे साई क्लासेस के प्लेटफॉर्म के साथ। इस लेक्चर की PDF आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है और इसे QR कोड को से भी आप फॉलो कर सकते हैं। जब तक के लिए पढ़ते रहिए और बने रहिए साई क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। मिलते हैं अगले लेक्चर में।